हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। एक और कक्षा में हम हाजिर हैं आपके सामने भूगोल के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। लास्ट तक वीडियो के आप बने रहिएगा, अपने आप को यहाँ पर जांचिएगा, परखिएगा कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आउट ऑफ जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें से कितने आप सही करते हो। 40 नंबर सवाल तक भूगोल वाले सेक्शन में सामाजिक अध्ययन के तहत हम ऑलरेडी बात कर चुके थे। 40 में हमने आपसे पूछा था कि मानसून क्या होते हैं या मानसून क्या है। ये मौसमी हवाएं होती हैं, ये स्थायी हवाएं होती हैं, ये अस्थायी हवाएं होती हैं, या फिर जिसे हम वेस्टर्लीज विंड्स बोलते हैं यानी कि पछुआ हवाएं होती हैं। यहाँ पर जो मानसून है 40 नंबर में जो आपका आंसर आएगा वो मानसूनी हवाएं आएगा। ये तक मतलब यहाँ तक हम बात कर चुके थे। 41 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सी परतों का सही अनुक्रम है। अगर मैं बात करूं वायुमंडल की परतों के बारे में तो यहाँ पर सही क्रम कौन सा होगा। छोड़ सबको मैं आया बाहर, क्या बोलते हैं हम, छोड़ सबको मैं आया बाहर, सबको मैं आया बाहर। तो यहाँ से अगर मैं परतों को लेकर के बात करूँ तो शुरुआत होती है क्षोभ मंडल से, उसके बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मैं से मध्य मंडल होगा, आ से आयन मंडल होगा और बा से आपका बहिर्मंडल होगा। ये मुख्य 5 परतें होती हैं जो वायुमंडल की परतों के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। तो अब देख लेते हैं क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, क्षोभ मंडल के बाद, जी हाँ ये रहा आपका छोड़ सबको मैं आया बाहर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। आगे जब आप मध्य मंडल की बात करते हो इसी में देखने को मिलेगा, इसी में एक ताप मंडल भी आपका देखने को मिलता है। तो जब हम 41 नंबर क्वेश्चन को लेकर के बात करेंगे 41 का, तो करेक्ट आंसर सी आएगा। एक और सवाल है 42 में कहा है, निम्नलिखित कथनों पर जो आ रहे हैं क्लास में उनका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि बाकी बच्चे भी जो है वो क्लास से जुड़ जाएं यहाँ पे, या बाद में भी आप शेयर कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारत में मिट्टी अपरदन की समस्या संबंधित है। यह मृदा अपरदन की समस्या किससे रिलेट करती है, अत्यधिक वर्षा से, निर्वनीकरण करके है, या डिफॉरेस्टेशन बोलते हो आप इसे। आगे है आपका अत्यधिक कृषि से या फिर अत्यधिक चराई से। जो सॉइल इरोजन की बात है ऐसे में वो इनमें से किसके कारण हमें देखने को मिलती है। तो 42 नंबर क्वेश्चन में जब हम बात करेंगे तो जो अत्यधिक वर्षा यहाँ पर ये बोला है, अगर वन नहीं रहेंगे तो मिट्टी को जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी जड़ों से बांधे रख नहीं पाएंगी। तो निर्वनीकरण जो है एक तो हो गया आपका यहाँ पे। दूसरी चीज़ जब हम बात करेंगे इस 42 नंबर सवाल में वो ये है अत्यधिक चराई। जब जो घास फूस हैं, जो ग्रासलैंड्स हैं वो नहीं बचेंगे तो वो भी मिट्टी को जो अपने में बांधे रखते हैं वो फिर मिट्टी को बांधे रख नहीं पाएंगे और मिट्टी जो है वो बहने लगेगी। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। जो प्रमुख समस्याएं हैं तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो सेकंड और फोर्थ देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपने भी इसी डी ऑप्शन को चूज़ किया होगा। 43 पर चलते हैं। बुशमैन आपसे कहा है, बुशमैन निवासी हैं कहाँ के, कालाहारी मरुस्थल के, सहारा है, पेंटागोनिया है, या फिर गोबी मरुस्थल के हैं। तो बुशमैन की जब हम बात करते हैं 43 नंबर में, जी हाँ आप आंसर बताइएगा अपना। और यहाँ पर बुशमैन जो है वो कालाहारी डेजर्ट से रिलेट करते हैं। तो यहाँ से जो आपका जो करेक्ट आंसर है 43 का पहला। एक और सवाल है, अगले सवाल पर चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख को लेकर के बोला है। इसके पहले भी ऐसा ही सवाल जो है इसे हम एस्चुअरी करके बोल देते हैं। क्या बोलते हो आप इसे, एस्चुअरी, ठीक है। तो जब 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ से गंगा है, ताप्ती दिया है, गोदावरी और महानदी, जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं यानी कि पश्चिम की दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ। जब आप भारत के मैप को लेकर के बात करेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये नदियाँ इधर की तरफ बह रही होती हैं, ठीक है, किधर, पश्चिम की तरफ, जिसमें नर्मदा है आपकी, आप ताप्ती को ले लो, आप माही नदी को ले लो, इसमें सिंधु नदी को ले लो आप, ठीक है। ये सारी नदियाँ किधर की तरफ होती हैं, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और यही एस्चुअरी का निर्माण करती हैं जिसे हम ज्वार नदमुख कहते हैं। तो इसमें बाकी गंगा है, गोदावरी है, महानदी है, ये हमारी देखने को हमें मिलती हैं जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ये अपने जल को ले जा करके बे ऑफ बंगाल इधर पड़ेगा, इधर क्या है, अरब सागर है, अरब सागर के बजाय बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती हैं। जबकि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो कहाँ जाती हैं, अपने जल को लेकर के अरब सागर में। और यहाँ जो नदमुख वाली जो नदी है, ये निर्माण करने वाली जो नदी है वो है ताप्ती। 44 में
आपका जो आंसर देखने को मिलेगा वो बी होगा। एक और सवाल है 45। सारगासो सागर कहाँ है? अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में? सारगासो सी की बात की है 45 में। 45 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, हिंद महासागर, सारगासो की खाड़ी बोल लो, ऐसे में सागर बोल लो, ये आपको अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर 45 का जो आएगा आपका वो पहला आएगा। आगे चलते हैं, इसमें भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है। अगर मैं भूगर्भ के अंदर जो पिघले पदार्थ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखीय घटना, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कई सारे आपके जो मिट्टी हैं वो भी आप देखते हो, शायल हैं, आपकी आग्नेय शायल, इग्नियस रॉक्स करके बोलते हैं, वो भी इन्हीं से बने हुए होते हैं। जब दोस्त हम बात करते हैं भूगर्भ विज्ञान में, तो पिघला हुआ पदार्थ कहीं ना कहीं मैग्मा, और जो चीज़ बाहर निकल करके आती है उसे हम लावा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है पिघला पदार्थ क्या होगा, तो मैग्मा होगा। जो बाहर निकल करके आता है, जैसे ये आपका ज्वालामुखी, इसके अंदर जो पिघले पदार्थ होते हैं सेमी मॉल्टन स्टेज में, वो मैग्मा होते हैं, और जो चीज़ें बाहर निकल करके आ जाती हैं उन्हें हम लावा कह देते हैं। ठीक है। एक और सवाल है 47 में कहा है कि निम्नलिखित में से किस समूहों से एस्किमो संबंधित हैं? इसके पहले भी एस्किमो का एक सवाल हमने करवाया हुआ है। निग्रोइड, मैंगोलॉइड करके है, काकेशॉइड है या फिर अल्पाइन? एस्किमो किससे रिलेट करते हैं? 47। जब हम एस्किमो को लेकर के बात करते हैं तो ये हमारे रिलेट करते हैं मंगोलॉइड से। तो आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ से वो भी आएगा। एल नीनो क्या है? एक और सवाल हमसे एल नीनो के बारे में पूछा है। ला नीना और एल नीनो ये घटनाएं होती हैं जो कि रिलेट करती हैं कहीं ना कहीं, जब हम बात करते हैं भारत में किस तरीके से जो साउथ वेस्ट मानसून है वो एंट्री मारता है, या मानसून या बारिश वाली चीज़ों से या मौसम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ये। तो इन्होंने पूछा है कि कोई गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा है क्या, पूर्वी तट की गर्म जलधारा है ऐसे में, या फिर इनमें से कोई नहीं। 48 नंबर में जो हमारा आंसर देखने को हमें मिलेगा, ये पेरू के पश्चिमी तट की गर्म जलधारा होती है, और इन्हीं सबसे डिसाइड होता है कि बारिश कैसे होगी। कहीं ना कहीं जो ला नीना और एल नीनो है, इनका भी प्रभाव भारतीय मानसूनी जलवायु पर जो है वो देखने को मिलता है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो 48 में आपका आंसर जो है वो तीसरा आएगा। एक और क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक्स नहीं है? स्लेट, क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट या फिर संगमरमर बोला है। 49 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, अगर कायांतरित 3 प्रकार की चट्टानों की बात कर देते हो आप, ऐसे में कहीं ना कहीं अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टानें, और जो तीसरी होती हैं वो होती हैं आपकी जिसे हम कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टानें यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। तो इनमें से कौन सी शामिल नहीं होगी? वो है ग्रेनाइट। आपका जो 49 में करेक्ट आंसर आएगा वो सी आएगा। 50 सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? जब आप सूर्य को देखते होंगे तो दीप्तिमान सतह है मतलब उसकी ऐसी सतह है जिस पर प्रकाश पुंज जैसा कुछ चमकता रहता है या चमकती सतह है। प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल है, सूर्य किरीट, कोरोना करके बोलते हैं सिंह, ऐसे भी सी वाले को, ये वाला कोरोना नहीं, ध्यान रखिएगा। और एक है सूर्य धब्बा करके। तो 50 नंबर क्वेश्चन की जब बात करें 50 नंबर सवाल की, तो सूर्य के दीप्तिमान सतह को एक प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, सूर्य किरीट, सूर्य का मुकुट, आप एक चमचमाते सतह को जो है ऐसे में कह देते हो। लेकिन यहाँ पर दीप्तिमान सतह, पूरी सतह को लेकर के बात की है तो याद रखिएगा प्रकाश मंडल आएगा। सूर्य किरीट, सूर्य का मुकुट बिल्कुल सही है आपका, आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसने पूरी सतह की बात की है तो उसमें आपको प्रकाश मंडल ही देखने को मिलेगा। तो जब 50 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहला 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। आपने समर सोलस्टाइस और विंटर सोलस्टाइस के बारे में सुना होगा। जून की जब हम बात करते हैं तो हमको समर वाला, और जो विंटर की बात होती है वो 22 दिसंबर में हमें देखने को मिलता है। और इसमें क्या है, सूर्य लंबवत चमकता है। परपेंडिकुलर ऐसे में कहाँ पे चमकता है? 51 में, यही हमसे पूछा है। आपको मैं बता दूं, कर्क रेखा 0 डिग्री की रेखा है आपकी,
माफ़ी चाहेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा है, ठीक है। 0 डिग्री रेखा जो है वो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होती है, और जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री साउथ की रेखा है। तो जो सूर्य लंबवत चमकता है वो यहाँ पर चमकता है मकर रेखा पर, वो भी 23.5 डिग्री साउथ, ठीक। 52 नंबर पर चलते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड, 1.34 या फिर इनमें से कोई नहीं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में समय बोला है 52 नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि चंद्रमा के प्रकाश को कितना समय लगता है, तो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर 52 वाले से जो है वो बी आएगा। एक और सवाल है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेरोडोटस, या फिर एनेक्सिमेंडर करके लिखा है, एरास्टोस्थनीज करके है, या हिकाइटियस करके लिखा हुआ है। भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? 53 में जो आपका आंसर आएगा, जी हाँ, वो एराटोस्थनीज करके हैं। क्या है? एराटोस्थनीज। तो जिन जिन बच्चों ने यहाँ पर सी आंसर जो कर रहे हैं उनका एकदम से सही है। करेक्ट आंसर आपका सी होगा 53। भारतीय 54 पर आते हैं। यहाँ पर भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है। जब हम इंडियन पेनिनसुला को लेकर के बात करते हैं तो जो सेंट्रल हाईलैंड्स करके बोलते हैं हम, क्या होते हैं ये? हाईलैंड्स कहलाते हैं। ये किससे बने हैं? अवसादी और कायांतरित चट्टानों से। आग्नेय या फिर अवसादी, आग्नेय या कायांतरित या फिर केवल अवसादी चट्टानों से ये बने हुए हैं। 54 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, आप दक्कन के पठार को ले लो। जो दक्कन का पठार है वो इग्नियस रॉक्स से निर्मित हुआ है, और जो दूसरा कंट्रीब्यूशन है हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स में, वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स का। तो इग्नियस प्लस मेटामॉर्फिक, इग्नियस प्लस मेटामॉर्फिक, करेक्ट आंसर आपका यहाँ से सी आएगा। यानी कि आग्नेय और कायांतरित चट्टानों का जो है वो हमें योगदान देखने को मिलेगा। 55 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन आप समझ लो इसे, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात कर ली है। ऐसे में कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, या फिर इसमें वन आपको देखने को मिलेगा। नवीकरणीय सोर्सेज ऑफ एनर्जी 55, जी हाँ, जिनका नवीकरण किया जा सकता है। कोयला है, प्राकृतिक गैस है, खनिज तेल है, खत्म हो सकते हैं। वनों की बात अगर की जाए तो ये फिर से हम इनको लगा करके फिर से ये चीज़ें आ सकती हैं। ये प्रकृति में हमें इनमें सालों साल लग जाते हैं इनको बनने में, जब हम बात करते हैं किसके बारे में? ए, बी और सी ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। एक और सवाल है 56, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज और रावी। 56 नंबर क्वेश्चन। अब इन्होंने ऐसे पूछा है, आपको मैं बता दूं, हिमालय से परे की नदी कुछ इस तरीके से कि कहीं इसका जो है आप ये कह लो कि सामंजस्य उसके साथ में देखने को मिले, किस तरीके से कहाँ से जो है निकलती है आपकी। तो इन नदियों को लेकर के जब हम बात करते हैं, गंगा भी है, सतलज, माफ़ी चाहेंगे, यमुना भी है, रावी भी है। हिमालय से परे नदी, जब सतलज नदी की बात करते हैं जो कि एक ट्रिब्यूटरी है सिंधु की, ये आपको अलग देखने को मिलेगी। परे मतलब अलग, ये सतलज नदी जो है वो अलग देखने को मिलेगी। सिंधु की 5 सहायक नदियों में से एक वो है सतलज नदी। 56 में जो आपका आंसर आएगा तीसरा आएगा। एक और क्वेश्चन 57 में क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? नीलगिरी, गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं वो, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ भी आप कह देते हो इन्हें, सतपुड़ा रेंज है, या फिर वेस्टर्न घाट है। अत्यधिक वर्षा की प्राप्ति की बात की है। मैं आपको बता दूं, जब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट के मुकाबले, पहली चीज़ एक वेस्टर्न घाट आपका, और एक या तो फिर नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका होगा। जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, जो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल है भारत में वो रिसीव करने में आगे हैं। तो खासी की पहाड़ियाँ जो है वो हमारे उत्तर में हमें देखने को मिलेंगी। एक और सवाल है 58 में क्या कहते हैं, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, जिसमें वॉल्केनोज हैं ही नहीं, कोई भी वॉल्केनो नहीं है। 58, बड़ी अच्छी बात है कि आप यहाँ पर उत्तर कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे हो जी। और यहाँ पर अगर बात की जाए इसको लेकर के कि एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। आपका एक अलग आइलैंड की तरीके से, आपका एक द्वीप समूह की तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया है वो आपको देखने को मिलेगा। जब आप वर्ल्ड मैप को अपने सामने रखेंगे और आप देखिएगा एकदम नीचे राइट साइड में आपको देखने को ये कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया जो है वो मिलेगा। 59 में क्या है,
किसे रिक्टर मापनी पर मापा जाता है? टॉर्नेडो, भूकंप की तीव्रता, पर्वतों की ऊंचाई, तरल पदार्थों का घनत्व। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर अगर 59 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, दो स्केल होती हैं, एक रिक्टर है और एक होती है मर्केली स्केल। अगर कभी रिक्टर की जगह मर्केली स्केल भी ऑप्शन में मिल जाए तो यह भी आपके भूकंप के बाद जितनी क्षति होती है उसको मापने के काम आती है मर्केली स्केल। और भूकंप की तीव्रता की जो माप कर रही है वो क्या होगी, आपके रिक्टर पैमाने में जो है वो मापा जाता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार क्या है? ये तो थोड़ा सा आपका कठिन हो गया आपके लिए कि कहाँ से कहाँ तक, कितने डिग्री से लेकर के कितने डिग्री तक, लेकिन है कुछ नहीं। मैं आपको बता दूं, डोलड्रम का एक क्षेत्र होता है जिसे हम शांत क्षेत्र बोलते हैं। 0 डिग्री वाली लाइन से जब हम 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाते हैं या फिर 0 डिग्री वाली लाइन से 5 डिग्री साउथ की तरफ जाते हैं, ये है ग्लोब, ये बीच में इक्वेटर है। जब हम नीचे की तरफ 5 डिग्री और ऊपर की तरफ 5 डिग्री जाते हैं तो डोलड्रम का एरिया यानी कि शांत क्षेत्र कहलाता है। इसी के ऊपर जब हम 10 डिग्री और जाते हैं ऊपर और ऐसे ही नीचे, तो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री नीचे का जो पूरा क्षेत्र है, जो एरिया है, वो हमें भूमध्य रेखीय प्रदेश में देखने को मिलता है। आप देखोगे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश को लेकर के तो आपको यही एरिया है जहाँ पर देखने को मिलेगी वर्षा सबसे ज़्यादा। एक और सवाल पर चलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में षटभुजाकार, आयताकार कॉन्टूर विधि है या फिर इनमें पूरक विधि? 61 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जब हम 61 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये कॉन्टूर मेथड होता है। जब हम बात करते हैं कहाँ पे कि हम कैसे लगाएंगे पहाड़ी क्षेत्रों में बाग। एक और सवाल है आपका 62, किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? निम्न में से किस प्रकार का मृदा जल गुरुत्वीय जल है, केशिका जल, आर्द्रताग्राही जल बोला है या फिर इनमें से कोई नहीं? पौधों द्वारा आपने देखा होगा केशिका, तो कैपिलरी एक्शन जो होता है कि किस तरीके से, जो आप देखते हो कि बाती आपने डाल दी और फिर दिया ऊपर जल रहा है और बाती से किस तरीके से तेल सोख करके वहाँ तक पहुँच रहा है और दिया जल रही है। तो 62 में जब आप बात करेंगे तो कैपिलरी एक्शन ही होता है और ये केशिका जल होता है जो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है पौधों में भी। लिखा है भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत कितना होना चाहिए? अगर हम स्टोर करने की बात कर रहे हैं 8 से 10, 20 से 25, 30 से 35 बोला है या 40 से 45 कहा है। 63 में जो आपका आंसर आएगा वो पहला आएगा। यहाँ से 8 से 10% की नमी होनी चाहिए अगर हम स्टोर करने को लेकर के बात करते हैं सीड्स को। 64 में क्या है? निम्न में से कौन सा भूक्षरण का कारण नहीं है? जल है, वायु है, ढाल के विपरीत जुताई या फिर तृण रहित खेती बोला है आपसे। 64 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भूक्षरण अगर हम ढाल के विपरीत कौन सा कारण नहीं है? वायु है, जल है, तृण रहित खेती, जितने भी हैं आपके, ये सारे के सारे जिम्मेदार हैं। वायु भी बहा के ले जाती है, जल भी ऐसे में बहा के ले जाता है, लेकिन कारकों में कौन सा नहीं है पूछा है। तो अगर हम ढाल के विपरीत जुताई करते हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो बची रह जाएंगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से आएगा 64 से वो सी आएगा। 65 में कहा निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? जरा इस बात का ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता यानी कि सैलिनिटी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या फिर अवसादन की दर। 65 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ से आयु के परिकलन या आकलन में किसका प्रयोग नहीं करते हैं तो वो है आपका पृथ्वी का आकर्षण बल। जो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका आएगा वो सी आएगा। उम्मीद है यहाँ तक आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझे होंगे। 66 भी जान लेते हैं। कहते हैं जो मृतक घाटी है डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अपनत घाटी का पूर्ववर्ती रिफ्ट वैली है या अभिनत घाटी है? तो 66 नंबर जो है, जब हम बात करते हैं रिफ्ट वैली को लेकर के, ड्रिफ्ट वैली करके आप बोल देते हो, यहाँ से जो करेक्ट आंसर है आपका साउथ कैलिफोर्निया में जो स्थित है डेथ वैली, यूएसए में, वो रिफ्ट वैली के एग्जाम्पल में आती है। म्यान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका, हवाई द्वीप, चिली या फिलीपींस? बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है, आते रहिए, पढ़ते रहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टडी हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे भी आप ज़रूर जुड़े। वहाँ पर मैं लिंक्स वीडियोज़ की जो भी न्यूज़ वगैरह है वहाँ पर हम भेज दिया करते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो है वो डी होगा।
एक और सवाल है। चलिए फ़िलहाल सवालों की संख्या यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। आगे हम बात करेंगे आज 67 क्वेश्चन तक ही। मिलते हैं एक और वीडियो में आपसे जल्दी ही। लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर कुछ अच्छा लगा हो। यहाँ से कुछ पढ़ाने में सुधार करना चाहिए मुझे, या आपका कोई अगर सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।